अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिस अमेरिका को कभी पूरी दुनिया का नियम बनाने वाला माना जाता था, जो हर देश को ये सिखाता था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं और उनका पालन कैसे किया जाता है, आज उसी सिस्टम को एक देश ने बेहद शांत लेकिन असरदार तरीके से चुनौती दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये चुनौती किसी छोटे देश की तरफ से नहीं बल्कि भारत की तरफ से आई है, और यही वजह है इस पूरे घटनाक्रम में वैश्विक राजनीतिक में हलचल मचा दी है। जहां पहले दुनिया नियमों और आदेशों के आधार पर चलती थी, वहीं अब खेल रणनीति, आत्मनिर्भरता और सही समय पर लिए गए फैसलों का हो चुका है। कई सालों तक ईरान पर इतने कड़ी प्रतिबंध नहीं लगाए गए कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी उसके साथ व्यापार करने से बच नहीं सके। खासकर तेल और गैस सेक्टर में तो हालात ऐसे बना दिए गए कि ईरान से कुछ खरीदना अपने लिए खतरा मोल लेने जैसा है। भारत, जो कभी ईरान का एक बड़ा ग्राहक था, उसे भी इस दबाव के आगे झुकना पड़ा। एक समय ऐसा था जब भारत अपने ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा करता था, क्योंकि वहाँ से तेल सस्ता भी मिलता था और सप्लाई रूट भी आसान और तेज़ था। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का दबाव बढ़ता गया, भारत को धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चुनौती इससे भी बड़ी थी। अगर भारत अमेरिका के निर्देशों को नज़रअंदाज करता तो उसे डॉलर आधारित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली और बैंकिंग नेटवर्क से बाहर किया जा सकता था। इसका सीधा मतलब होता है कि भारत का वैश्विक व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत ने ऊपर से नियमों का पालन किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक लंबी और गहरी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। यह इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। भारत ने सीधा टकराव करने के बजाय खुद को मजबूत करने का रास्ता चुना। उसने समझ लिया कि अगर हमेशा एक ही सिस्टम पर निर्भर रहा गया तो हर बार इसी तरह का दबाव झेलना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे विकल्प तैयार किया है। रुपये में व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाया गया, नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट सब काम शुरू हुआ और ऐसे तंत्र विकसित किए जो किसी एक देश के नियंत्रण में काम होता है। यह सब कुछ बहुत ही शांति और गोपनीय तरीके से किया जा रहा था, ताकि बाहर की दुनिया को इसकी भनक तक ना लगे। फिर आया वो समय जब वैश्विक हालात तेज़ी से बदलने लगे। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने लगा, सप्लाई चेंज पर दबाव आने लगा और ऊर्जा की मांग में एक नई चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे माहौल में ज़्यादा देश या तो घबरा कर फैसले ले रहे थे या फिर पुराने सिस्टम पर ही निर्भर बने हुए थे। लेकिन भारत ने यहाँ भी वही किया जो वे पिछले कुछ वर्षों से करता आ रहा था। धैर्य रखा, स्थिति को समझा और सही समय का इंतजार किया। और जैसे वो सही समय आया, भारत ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने फिर से ईरान से तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार यह कोई साधारण सौदा नहीं था, बल्कि एक बेहद सोच समझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा था। इस बार पूरे सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि लेन देन सीधे किसी एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तक के दौरान ना आए। पेमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया गया और ऐसे चैनल चुने गए जो पारंपरिक सिस्टम से हटकर काम करते हैं। कुछ दिन तीसरे देश के जरिए पूरे किए तो कुछ ऐसे रास्तों से जिन्हें सीधे ट्रैक करना आसान नहीं होता। ऊपर से देखने पर सब कुछ नियमों के अंदर ही लगता रहा, लेकिन असल में पूरा खेल बदल चुका था। यही इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत थी। बिना किसी टकराव के, बिना किसी शोर शराबे के हालात को अपने पक्ष में मोड़ देना ही असली कूटनीति होती है, और भारत ने इस बार यही करके दिखाया। उसने साबित कर दिया है कि वो अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं नियमों के देश से अपना रास्ता निकालना भी जानता है। अब कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से तैयार की गई रणनीति का नतीजा है। जब भारत ने 2019 के बाद ईरान से तेल खरीदना बंद किया था, तब उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक अवसर में बदल दिया। उसने उस समय को तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले भारत ने अपने भुगतान सिस्टम पर काम किया। जहां पहले हर लेन देन डॉलर और पारंपरिक बैंकिंग नेटवर्क के जरिए होता था, वहीं अब वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू हुआ। रुपये में व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाया गया, विपक्षीय समझौतों को मजबूत किया गया और ऐसे चैनल तैयार किए गए जो सीधे किसी एक देश के नियंत्रण में ना हो। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन भारत ने इसे लगातार आगे बढ़ाया। इसके साथ ही भारत ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी मजबूत किया, नए ट्रेड रूट्स विकसित किए गए, बंदरगाहों को अपग्रेड किया गया और ऐसे कनेक्शन बनाए गए जो भविष्य में किसी भी तरह के प्रतिबंधों का सामना कर सके। ये सारी तैयारी बाहर से देखने पर सामान्य लगती थी, लेकिन असल में ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी जिसका असर अब सामने आ रहा था। जब भारत ने दोबारा ईरान से तेल खरीदना शुरू किया, तो उसने इस बार पूरी प्रक्रिया को कई हिस्सों में बांट दिया। पेमेंट छोटे छोटे भागों में किया गया, अलग अलग चैनल के जरिए लेन देन पूरा किया गया और कुछ मामलों में तीसरे देशों का भी सहारा लिया गया। इससे सुनिश्चित किया गया कि कोई भी एक सिस्टम पूरी प्रक्रिया को ट्रैक ना कर सके। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को और गहराई से समझिए।
हर टैंकर का रास्ता एक जैसा नहीं था। कुछ जहाज सीधे भारत पहुंचे तो कुछ ने बीच रास्ते में अपने रूट बदले। कुछ मामलों में जहाज़ों की पहचान को भी सीमित रखा गया ताकि उनकी ट्रैकिंग आसान ना हो। यानी यह सिर्फ व्यापार नहीं था बल्कि एक मल्टी लेयर ऑपरेशन था जिसमें लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और डिप्लोमेसी तीनों एक साथ काम कर रहे थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ नियमों के भीतर नजर आता रहा, लेकिन असल में पूरा खेल बदल चुका था। यह इस पूरी रणनीति की असली ताकत है। भारत ने कहीं भी सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने सिस्टम को समझकर उसी के भीतर अपने लिए रास्ता बनाया। अब इसका असर धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा। दूसरे देश भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या उन्हें भी अपने विकल्प तैयार करने चाहिए। क्या एक ही मुद्दा और एक ही सिस्टम पर निर्भर रहना सही है या नहीं। ये सवाल आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा तय कर सकती है। भारत का यह कदम एक और बड़ा संदेश देता है कि अब यह सिर्फ दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपनी शर्तों पर फैसले लेने की क्षमता रखता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की योजना, धैर्य और दूरदृष्टि है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। जब कोई देश इस स्तर से सिस्टम के भीतर रहकर अपना रास्ता निकालता है तो वे सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश बनता है। आज कई देश ये देखने लगे कि कैसे बिना सीधे टकराव के भी दबाव का सामना किया जा सकता है। इसी वजह से आने वाले समय में वैश्विक व्यापार का ढांचा भी बदल सकता है। जहां पहले एक ही मुद्रा और एक ही नेटवर्क पर निर्भरता की, वहीं अब मल्टीपल सिस्टम्स और वैकल्पिक रास्तों की भूमिका बढ़ सकती है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। हालांकि इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम का असर होता है और इस तरह के फैसलों पर प्रतिक्रियाएं आना तय है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत बनाते हुए संतुलन बनाए रखना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ हालात के अनुसार चलने वाला देश नहीं है, बल्कि वो हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखता है और यही बदलाव उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहा है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है, ये कहानी सिर्फ तेल और गैस की खरीद तक सीमित नहीं है। ये उस नए भारत की कहानी है जो अब चुपचाप नहीं चलता, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाता है। एक ऐसा भारत जो वैश्विक नियमों को समझता भी है और ज़रूरत पड़ने पर उनके बीच से अपने लिए रास्ता भी निकालना जानता है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया, बल्कि यह है कि आने वाले समय में कदम दुनिया के खेम को कितना बदलने वाला है और क्या बाकी देश भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे या फिर एक नया टकराव शुरू होगा।